Hello my dear students, welcome to KVCN Academy. Today topic is periodicity and its property. यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी क्या होती है, ठीक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ा था और मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। तो मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, एटॉमिक वेट, ओके, और मॉडर्न का क्या था, एटॉमिक नंबर। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रिकैप हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिला करके सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हम लोग करते हैं, तो प्रॉपर्टी जब आपको पता रहेगी तभी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS122 होता है। ध्यान रखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, NS122 होगा, राइट। और उसके बाद देखो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ए में आप आओगे तो देखो इसमें आपको मैंने बताया था आपको कि कैसे इसमें रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। ये फर्स्ट ए होता है, ये सेकेंड ए होता है, राइट। तो फर्स्ट ए में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड ए में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फर्स्ट ए होगी। इसकी वैलेंसी आपकी कितनी, सेकेंड वैलेंसी की होगी। तो ये क्या होंगे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लॉस कर देंगे। तो ये सीधे बोला जाता है क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा कम होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इसी में होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब तुरंत प्लस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब कराओगे तो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, राइट। और इस पे कौन सा चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और सेमी सॉलिड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, राइट, मतलब थोड़ा लो होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इसके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनको डांसिंग एलिमेंट भी कहते हैं। किसको, डांसिंग। सोडियम को जैसे भी पानी में डालोगे तुरंत उसमें कैच द फायर, क्या करेगा, आग प्रोड्यूस कर देगा। दैट मीन्स इसमें कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगेगी और अपना कंपाउंड्स लगता है बनाने। तो सोडियम को इसीलिए इसको किस में डालते हैं, केरोसिन ऑयल में डालते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है, आप कर लीजिएगा, ओके। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी आपको मैंने समझाया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। ये पार्ट होता है, देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप ऐसे करके इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बना लीजिएगा, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा, 2 3 4 5 6 7 कर लेंगे, राइट। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसके लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np126 होता है, राइट। तो ये भी और ये भी एस ब्लॉक में। और देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या टेंडेंसी आती है कि ये ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट भी आता है, ठीक है। और इनर्ट गैसेस भी आती हैं, सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। और ये आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। कैटेनेशन टेंडेंसी भी होती है इनके अंदर। और एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तो ये सब पी ब्लॉक की टेंडेंसी है और इसी में आपका इनर्ट गैस भी आएगा जो लास्ट में आपको भरा जाता है। इससे पहले हमने वीडियो में जो बनाया था आपको वो सब चीज़ इसमें समझा दिया था कि कैसे हम इसको भरेंगे, ठीक है, राइट। अब उसके बाद से हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी हम लोग देखो, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो डी और पी ब्लॉक्स जो हैं ये आपको 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में इसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो क्या है, पीरियोडिसिटी है। तो पीरियोडिसिटी मुझे पढ़ाना है, तो उससे पहले एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ओके। तो हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इसमें मेटल आता है, नॉन मेटल आता है, मेटेलाइड आता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होते हैं, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग अब देखो यहाँ पे जो हेलोजन होता है लास्ट में वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन है यहाँ पे, कार्बन देखो, कार्बन क्या है आपका सबसे ज़्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी रखता है, लंबी लंबी चेन बनाता है, ठीक है। इसीलिए पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के ऊपर ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, कार्बन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इसके अंदर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ओके, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें मेटेलाइट भी होता है, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होते हैं, इनर्ट गैस भी आती है, ठीक। और इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है, राइट है। अब हम लोग इन दोनों के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक की टेंडेंसी हम लोग क्या करेंगे, डी ब्लॉक की स्टडी करने के लिए, डी ब्लॉक के स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का क्या होता है। देखिए NS2 N-1 G2 1 to 10, ओके। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। और N इज द नंबर ऑफ क्या, पीरियड, यानी इज द नंबर ऑफ पीरियड हम यूज़ करते हैं। यानी अगर फोर्थ पीरियड की बात करें तो जिससे यहाँ पे 4s2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3D, N1 से लेकर के 10 तक स्टार्टिंग कर देंगे हम लोग। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, इसलिए इसको वर्टिकली कितने डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये आएगा, राइट। ध्यान रखिएगा, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता है। और वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी इनका ऑक्सीडेशन या इसकी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, ये वेरी करते रहते हैं। कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कैटालिटिक नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके। तो ये टेंडेंसी है उसकी, किसकी, डी ब्लॉक से एलिमेंट से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ब्रोमीन इसमें लिक्विड स्टेज में होता है, बाकी सब आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक। तो ये किसकी टेंडेंसी है, डी ब्लॉक एलिमेंट की टेंडेंसी है, ठीक। अब इसी से मिलता जुलता आपका क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर N-2 ले लेते हैं, देखो, और F 1 to 14 and N-1 D 0 to 1 and NS2, राइट। ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादातर आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, कलर्ड आयन भी बनाते हैं वो भी, और आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है, रिड्यूसिंग नेचर भी होता है। ये सब टेंडेंसी शो करता है कौन, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ज़्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, मैन मेकिंग होते हैं, ठीक। तो इसमें एस ब्लॉक की टेंडेंसी, एस ब्लॉक की कैरेक्टर, पी ब्लॉक का कैरेक्टर, एफ ब्लॉक का कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो मेन जो टॉपिक आता है वो क्या है, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी को पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, देखो,
क्या यूज़ करेंगे हम लोग? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी में पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहला एक टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। क्या पढ़ेंगे इसमें? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। दैट मीन्स अगर ये न्यूक्लियस है प्लस, यहाँ पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ये बना लेंगे। यहाँ पर n इक्वल टू k 1 कर लीजिएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, K L M N O P N Q ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पीरियड में, देखो कि कोई पीरियड है, अगर उस पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ चेंज नहीं होता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो मान लो फोर्थ पीरियड की बात कर दी, एंड दैट मीन्स फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ सेल का मतलब ये फोर्थ सेल आ गया, आपका आ गया। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करेंगे, किसमें करेंगे? लेफ्ट टू राइट अगर हम स्टडी करें, ओके, तो लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में हम स्टडी करेंगे तो हमारा सेल तो चेंज हो नहीं रहा है। तो जब सेल चेंज नहीं हो रहा तो इसी में बार बार इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, और न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ता जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, इसकी डिस्टेंस कम नहीं हो रही है, मतलब इसकी डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे क्या, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगा। और जब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा एटम जो होगा वो धीरे धीरे पंकड़ फॉर्म में आने लगेगा। ओके हाँ, लेट अस कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा। क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा, और पूरा का पूरा न्यूक्लियस या पूरा का पूरा जो एटम होगा वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, यानी हमारी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट टू राइट हम आएंगे, किसमें? किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी हमारा न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा। और बहुत ज़्यादा जब स्ट्रांग होने लगेगा तो हम क्या करेंगे? साइज इसकी छोटी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पीरियोडिसिटी में ध्यान रखते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। किसमें? पीरियड में। ध्यान रखिएगा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल चेंजेस नहीं होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक, राइट। अब उसी के बाद जो सेकंड पॉइंट जो होता है, तो जब भी किसी पीरियड का जो हम जिक्र करते हैं, पीरियड की स्टडी लेफ्ट टू राइट हम स्टडी करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है उसमें सीधे ड्यू टू रीजन आप देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज, तो आपका आंसर कहीं नहीं कटेगा। राइट, यानी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, तो सारी टेंडेंसी इसी के वजह से होती है, किसमें? लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक, अब जब डाउनिंग ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, सबका आंसर आप उसी से दे सकते हो। क्या? शिल्डिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है? शिल्डिंग इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे? शिल्डिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, जब किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जब आओगे तो यहाँ पर
देखो क्या चीज चेंज हो रहा है बताइए, नीचे की तरफ आने पर क्या चीज चेंज होगा, सेल चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 यानी डाउन इन ग्रुप आने पर सेल चेंज होता है, डाउन इन ग्रुप होने पर सेल चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार इसको याद करिए, डाउन इन ग्रुप आने पर सेल चेंज होता है, ठीक। तो जब सेल चेंज होगा तो ये सारे सेल्स मिल करके क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर को रोक देंगे, शील्ड तैयार कर देते हैं, पर्दे की तरह काम करते हैं, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी और वो रेडियस इसका इंक्रीज कर जाएगा, किसका, एटम का। यानी हम डाउन इन ग्रुप जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ओके राइट, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी हो गया, और नेक्स्ट जो एक और टॉपिक था उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी होगा। बस ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपकी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में अभी मैंने बताया था आपको कि एटॉमिक रेडियस में क्या करेंगे, देखिए दो तरह से इसमें इफेक्ट आता है एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस में हम करेंगे क्या, देखिए एटॉमिक रेडियस में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे एक यहाँ पे एटम ले लो, न्यूक्लियस हो गया, ये और ये, तो एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन क्या देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन ही होती है ना कि न्यूक्लियस से और जो सबसे बाहरी सेल होता है उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक। तो एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट आओगे, क्या होगे, लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है, और जब डाउन इन ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेल चेंज होता है और यहाँ पे सेल चेंज नहीं होता है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करता है और यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज करता है, राइट। तो एटॉमिक रेडियस में हम पीरियोडिसिटी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। एटॉमिक रेडियस के से और भी कुछ है, देखो कोवेलेंट रेडियस आता है, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस आता है, रेडियस मेटेलिक रेडियस आता है, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस आता है, रेडियस, ठीक। तो ध्यान रखिए, तो हम लोग क्या, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ये सारे रेडियस आते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस में दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, जस्ट हाफ कर दोगे, कोवेलेंट रेडियस वो निकल जाएगा, ठीक। आयनिक रेडियस, आयनों का जो रेडियस होता है, चाहे निगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयन हो, उनका रेडियस आयनिक रेडियस कहलाता है, राइट। मेटल का जो रेडियस होगा मेटेलिक रेडियस। वंडरवॉल रेडियस किस में होता है, मोनोएटॉमिक गैसेज जो होती हैं, जो दूर दूर होती हैं, पास में नहीं आ सकती हैं, केमिकल रिएक्टिविटी उनकी जीरो होती है, तो उसके बेस पर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के जस्ट हाफ कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, वंडरवॉल रेडियस निकल जाता है, जैसे इनर्ट गैस में आपने देखा था, ठीक है। इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस होती है, देखो जब किसी लेफ्ट टू राइट जब आओगे तो रेडियस क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है। तो लास्ट में मान लो नियान मिला आपका, तो नियान क्या है, इनर्ट गैस है ना, तो सबसे इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन इसकी रेडियस सबसे छोटी ना होकर के क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और इसमें कौन सी रेडियस पाई जाएगी, वंडरवॉल रेडियस होती है, और वंडरवॉल रेडियस की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट।
सारे रेडियसों से वंडरवाल की रेडियस वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर नियान के दो एटम्स को आप मिलाइए तो ये जल्दी मिलेंगे नहीं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा, हाफ निकालेंगे तो भी आपका ज़्यादा आएगा। ओके, राइट। अब हम लोग देखो जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो क्या है? ये तो फर्स्ट टॉपिक था एटॉमिक रेडियस। सेकेंड टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या स्टार्ट करेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ले लेंगे या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों का कीजिए। देखो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, मान लीजिए एटम ये है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप देते हो उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, राइट? The amount of energy which are required to release one electron from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy, ठीक, राइट। अब इसमें भी देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं किसमें? पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आईपी जो होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज करती है। और डाउनिंग ग्रुप जाने पर क्या चीज होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। अब इसमें रीजन आप दे सकते हैं, आईपी इज इंक्रीज व्हेन गो टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियड बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और जब डाउनिंग ग्रुप चलोगे तो ये की चीज़ क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट? तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राइट? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो लेफ्ट टू राइट हो गया ना? क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट हो गया। तो ऑक्सीजन का आईपी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप सीधे यहाँ पे लिखे हो इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए और इसका कम होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका आईपी क्या होता है? ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। देखो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, ठीक, ये राइट कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, 1s2 2s2 2p4। अब देखो P4 एंड P3 दोनों में मोर स्टेबल कौन है? P3 ज़्यादा स्टेबल है। P3 ज़्यादा स्टेबल होने से इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका आईपी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह आप एक और कॉम्बिनेशन देखो, बेरिलियम और बोरान का लोगे, होना चाहिए बोरान का ज़्यादा, लेकिन हो जाता है बेरिलियम का ज़्यादा, तो इसमें भी कॉम्बिनेशन ये दे सकते हो, ठीक। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का दे सकते हो Al, ठीक। तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है, इसमें होना चाहिए इसका ज़्यादा, लेकिन मैग्नीशियम का ज़्यादा। ये सब किसके रीजन? ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, यानी इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, राइट। और भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, किससे? इसी टॉपिक से रिलेटेड। वो देखिए क्या होंगे आपके, क्या आएगा? इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, क्या चीज़? देखो यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। क्या किया आपने? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। कौन सा आएगा? चार्ज प्लस। तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो फर्स्ट आईपी होगी, ठीक। और जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसमें से तो ये क्या आएगी? सेकेंड आईपी आएगी, राइट। और ये पर +2 चार्ज। तो पूछा जाता है द वैल्यू ऑफ सेकेंड आईपी इज हायर देन फर्स्ट आईपी, वाई?
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है और प्रोटॉन इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो प्रोटॉन इंक्रीज करने से वैल्यू इसकी देखो इंक्रीज कर जा रही है, तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज करने से जो सेकंड आईपी की वैल्यू होती है वो फर्स्ट आईपी की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, राइट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इसमें इंक्रीज कर रहा है। और भी रीजनिंग क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जितने भी पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया और उसको अच्छी तरीके से तैयार करिए, ओके। अब इसी के बाद जो थर्ड जो टॉपिक होता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। तो हम क्या देंगे इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लीजिए ए, ओके। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लीजिए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें डालिए, तो जितनी हीट इसमें से बाहर निकलेगी, जितनी एनर्जी इसमें बाहर निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, राइट। ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि किसी एटम में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालो तो जो एनर्जी इसमें से बाहर निकलती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे, राइट। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा हम इसके बारे में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनर्ट गैस की 0 क्यों होती है। तो उसमें कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको रोकने के लिए उसमें कुछ किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करने के लिए जितनी इसमें हीट इसमें से बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करेंगे। अब इसमें देखिए पीरियोडिसिटी क्या आती है, तो पीरियोडिसिटी हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट, क्या देखेंगे पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रिएशन क्या दिखते हैं, ई ए से दिखाया जाता है इसमें, किससे, ई ए से लिख लीजिए। तो ये इसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। रीजन पूछा जाएगा तो क्या देंगे, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, तो ये भी इंक्रीज कर जाता है। अगर हम डाउनिंग ग्रुप चलें तो नंबर ऑफ पीरियड क्या होंगे, चेंज होंगे, सेल चेंज हो जाएगा। तो नीचे की तरफ आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट, इसमें शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हैलोजन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हैलोजन पे, तो हैलोजन में आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। क्या लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, होना क्या चाहिए, नीचे की तरफ जब चल रहे हो ना तो ये इंक्रीज करना चाहिए, यानी फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो ये ऐसे सिंबल बनेगा, देखो ये ऑर्डरिंग होगी, ठीक है, ये रट लो, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा 100%, ठीक। यानी ये ऑर्डरिंग, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्लोरीन की, किससे, फ्लोरीन की। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का लिखते हैं इसकी स्मॉल साइज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ओके, और इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, इसके वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एलिमेंट ले लो, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कराओ तो इसमें A माइनस आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराओ तो A डबल माइनस आएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो एनर्जी इसमें क्या होगी,
बाहर निकलेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो इसमें एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये हम किस में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। और यहाँ पे एनर्जी हम क्या हो रही है, ये भी माइनस है, इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर प्लस वैल्यू आएगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। तो देते क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नेगेटिव एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। ओके, अगर एंथैल्पी हम चेंजेस देखते हैं तो देखो अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम नेगेटिव में दिखाएंगे, और यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है, देनी पड़ रही है, तो एनर्जी हम किस में दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, राइट है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करेंगे। क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, EN यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं, ठीक। तो इसमें दो एटम के बीच में बॉन्ड एक बना दीजिए। क्या बनाएंगे, दो एटम के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों को कवर करता है, दो इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, राइट होगा। तो इस कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अब देखो बाहरी सेल में देखते हैं किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट आइए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी EN जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, और डाउनिंग ग्रुप जाने पर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्या चीज़, EN। कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ, डाउनिंग ग्रुप नीचे की तरफ जब आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या होती है, डिक्रीज करती है। और इसमें हम यूज करेंगे क्या चीज़, हेलोजन। इसमें भी आ जाओ, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो इसमें ऑर्डरिंग क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की, फिर Br की, फिर सबसे कम आयोडीन की होती है, राइट। अब ये हो गया आपका फोर्थ टॉपिक, ठीक है। अब इसमें देखो और भी टॉपिक आते हैं, मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर में क्या आएगा, केमिकल रिएक्टिविटी में आ जाइए। मेटेलिक नेचर लेफ्ट टू राइट आओगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डाउन इन ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, मेटेलिक नेचर। तो मेटेलिक नेचर में इंक्रीज करेगा, ठीक, और नीचे जब जाओगे तो डिक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर, तो नॉन मेटेलिक नेचर में हम क्या करेंगे, यहाँ भी इंक्रीज करेगा। क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर क्या करता है, देखो इसमें गड़बड़ हो गया, ध्यान रखना। मेटेलिक नेचर, जब हम लेफ्ट टू राइट आओगे तो मेटेलिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज, ओके। और डाउन इन जब ग्रुप आओगे
तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है, ठीक, इंक्रीज करता है, ठीक है, मेटेलिक नेचर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर। तो नॉन मेटेलिक नेचर हम लोग क्या कैसे देखेंगे, पीरियड में क्या आएंगे, लेफ्ट टू राइट। तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, और डाउनिंग ग्रुप जाने पर, नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज करता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में लेफ्ट टू राइट आओगे तो क्या होगा, बेसिक से क्या बन जाएगा, एसिडिक, ठीक, और डाउन इन ग्रुप में जाओगे तो डाउन इन ग्रुप में एसिडिक से बेसिक टेंडेंसी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेसिक से एसिडिक बन जाएगा लेफ्ट टू राइट में, और डाउनिंग ग्रुप जाने पर एसिड से बेसिक हो जाएगा, किसमें, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्राइड की भी टेंडेंसी देखोगे तो इधर से इधर की तरफ जब आओगे हाइड्राइड में तो उसमें भी बेसिक से एसिड हो जाएगा, और इसके हाइड्राइड में देखोगे तो एसिडिक से बेसिक हो जाएगा, राइट, किसमें, हाइड्राइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अमोनिया वगैरह के केस में क्या होता है, चेंज होता है, तो वो जब पी ब्लॉक्स आपको डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा तब इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी आप लोग पूरा करके, और देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनका कोई प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होता है, ओके। तो वो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, हम उसी के हिसाब से उसको निकालते हैं, ओके। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। देखो जब इधर से लेफ्ट टू राइट आओगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी लेफ्ट टू राइट जब आएंगे तो पीरियड में, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करेगा, और क्या चीज़ इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, राइट। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज करता है, ओके। यानी हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और एल्कली मेटल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, राइट। तो हम लोग क्या देखें, अब इसी तरह डाउनिंग ग्रुप जाने पर इसी का क्या होगा, पीरियड ग्रुप में इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी रिड्यूसिंग नेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज, ठीक, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, राइट, ठीक है। तो ओके, इस वीडियो में आपने क्या देखा कि एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ए ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, और उसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, इसमें सभी टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, ओके। तो पीरियोडिसिटी में सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसको जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके रीजनिंग क्वेश्चन भी आप क्या कर लेंगे, सब कर लेंगे रीजनिंग क्वेश्चन, ओके। तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, ओके, थैंक यू।